हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने मॉडल सेट बनाया होगा। क्वेश्चंस को चाहे क्लोजेस के हों, चाहे बीच में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़े अच्छे लेवल के थे और आपको चैलेंजिंग भी लगा होगा। चलिए अब उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले आप एक काम करो कि आप अपने आंसर्स को पहले मैच कर लो जल्दी से। एंड तब हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वीडियो को पॉज करना है, कर लीजिए। आप जैसे भी देखना है आप उसको देख लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। अब ध्यान दीजिए, यहां पूछ रहा है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें तुम्हारे ऑप्शंस भी बहुत आसान नहीं होते, बट 100% क्वेश्चन सारे टफ नहीं होते। कुछ क्वेश्चन तुमको बोनस भी मिलते हैं, जैसे इसमें भी कुछ क्वेश्चन बोनस था। जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो हम लोग देख लेंगे उसको। अब यहां लिखा हुआ है ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, जिसको हम एक से ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट कर सकें, समझ सकें, और जिसका मीनिंग क्लियर नहीं हो। अब आप जानते हो कि वो मीनिंग एम्बिगुअस होता है, वैसा वर्ड ऑपोजिट वर्ड जाएगा नहीं। एक्सेप्शनल मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। ट्राइट एक वर्ड दिया था जिसका मतलब होता है घिसा पीटा, बहुत ज्यादा यूज हो गया है, इसीलिए वो घिस पिट गया है, उसका कोई वैल्यूएबल नहीं है वो। सो तुम्हारा आंसर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका मतलब कि 3 हमारा तो इनकरेक्ट है। अब अगर देखो तो ह्यूमनॉइड में ई नहीं लगता, रिक्शा में सी के होता है, वर्चुअस में टी यू ओ यू एस होता है। बस डेविएंस जो डेविएट से बना हुआ है उसका स्पेलिंग यहां पे सही था। सो ओनली डेविएंस इज करेक्ट। ह्यूमनॉइड ई नहीं, रिक्शा में आर आई सी के होता है एंड वर्चुअस में ओ यू एस होता है। थर्ड क्वेश्चन, वाइब्रेंट का ऑपोजिट मीनिंग उसने पूछा, और वाइब्रेंट अगर है तो उसका मतलब वाइब्रेंट कलर अगर होगा तो गॉडी कलर हो जाएगा। दो चीजों पर वाइब्रेंट के लिए, अगर व्यक्ति का नेचर बताना हो तो वो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है, उत्साही है, खुश रहता है, और अगर कलर आदि होगा तो बहुत चमकीला है, देखने में बहुत। तो तुम्हारा गॉडी उसका सिनोनिम हो गया। जैजी भी ऑलमोस्ट वही मीनिंग देता है। ड्रैब का मतलब होता है डल, नीरस, बोरिंग, तो वाइब्रेंट का उल्टा हो गया तुम्हारा, ऑपोजिट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, उसने 4 में एक बोनस क्वेश्चन दिया है। अब ध्यान दो, 4 का क्वेश्चन उसने बोनस दे दिया है, और 4 में उसने बोला क्या, इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम देन इट मींस कैलकुलेटर विल बी, और विल बी लगा तो बी के बाद भीतरी चाहिए, और वो जब्त कर लिया जाएगा ना तो कन्फिस्केटेड। वो अगर इस तरह का 2 वर्ड दे रहा है तो ऑलमोस्ट 99% टाइम में वो इन्हीं दोनों में से एक आंसर होता है। ये उसकी टेंडेंसी है। एक ही वर्ड का 2 फॉर्म दिया है तो उसमें से कोई एक आएगा। तो विल बी के बाद भीतरी पैसिव वॉइस में बनेगा तो इट विल बी कन्फिस्केटेड हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन उसने आसान दिया था। मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये उसने नरेशन का दिया, प्लीज डोंट हिट मी, और चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो ये नॉट टू हिट तो होगा ही होगा, तो तुम्हारा सी चला जाएगा। इसके चक्कर में मत पड़ो कि प्लीडेड या टोल्ड या बेग्ड होगा। नॉट टू हिट होगा, ये अगर देखो तो कहीं नहीं है। टू नॉट टू कर दिया, टू नॉट हिट कर दिया, टू नॉट टू कर दिया, तो तुम खाली सेंटेंस को नरेशन बनाना हो ना तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर के सेंटेंस का टोन देख लो। अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली उसके अनुसार आप अपने ऑप्शन को चुन लो।
मूव कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसने सिनोनिम पूछा और डिग्निटी का मतलब पूछा, और डिग्निटी का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, कर्टसी मतलब शिष्टाचार, आत्मसम्मान, सबको मिला जुला के डिग्निटी कहा जाता है। और वो हो जाएगा डिसेंसी, क्योंकि इमोरल मतलब अनैतिक हो गया। शैग्रिन, इसको CH को 100 पढ़ते हैं। शैग्रिन का मतलब किसी बात पे नाराज, क्योंकि मन लायक काम नहीं हुआ है। खिन्न, उदास, गुस्से में। और प्राइमेसी मतलब ये प्राइमरी का नाउन है, दैट इज द प्राइमेसी, द कंडीशन ऑफ बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण होने की स्थिति, प्राइमेसी। डिसेंसी का मतलब भी वही होता है, डिसेंट जो बोलते हैं ना, उसी का नाउन है ये डिसेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब ये एक क्वेश्चन था जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब जरा देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 में कोई एरर नहीं था। अगर आप लोगों ने एरर चुना है, कोई एक ऑप्शन निकाल दिया, तो उसका कारण क्या था? क्या वो ग्रामर का कोई रूल का वायलेशन था, या कॉमन एरर में क्या होता है, कभी नो एरर देता है ना, तो हम तब भी कोई आंसर चुन लेते हैं। इसका मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि नो एरर टाइप का कुछ होता ही नहीं है। अब सिंपल सा है, फॉट लिखा हुआ यहां पे, टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, कोई एरर दिखेगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती हम लोग कोई ना कोई एरर निकाल लेंगे। ये मत कीजिएगा। सो आंसर तुम्हारा नो एरर जाएगा, डी। उसने देखो एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, डिफिकेट, और उसने जो दिया भी है वो सारा वर्ड, डिफिकेट का मतलब होता है शरीर से या कहीं से भी बेकार की चीजों को बाहर करना, बाहर निकालना, और वो तुम्हारा हो गया सिक्रेट। सिक्रेट हो ना, सिक्रेशन जिससे बना हुआ है, क्योंकि क्वेंच को मतलब होता है अपने प्यास को बुझाना, इंजेस्ट मतलब किसी चीज को खाना, और शेफ मतलब होता है भूसा, वो अनाज का जो थ्रेशिंग के बाद जो बचता है, दैट इज कॉल्ड शेफ। सो तुम्हारा आंसर डी चला जाएगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, मतलब बहुत क्लियर है कि 3 वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड हैं। अब बरगंडी का जो कलर होता है उसमें BUR होता है, रिवॉल्वर में W की जगह पे V होगा, कंटिन्यू में बहुत आसान था O होगा। तो पेनेशिया जो दिया हुआ है वही तो बिना एरर का है, पेनेशिया में कोई एरर नहीं है। और 10 नंबर उसने बोनस क्वेश्चन दे दिया। अब ध्यान दीजिए, आई एंड माई ब्रदर, तो ये तुम्हारा बोनस क्वेश्चन था, इसमें बहुत मतलब कोई काम नहीं करना था, मुफ्त का क्वेश्चन दे दिया अच्छे क्वेश्चन के बीच में। नेक्स्ट प्लीज मूव कीजिए। चूंकि CGL सेंटेंस अरेंजमेंट, नरेशन, वॉइस के भी एक आध क्वेश्चन डालता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको वो सब मिलेंगे। MTS में वो नहीं डालता, नरेशन, वॉइस, सेंटेंस अरेंजमेंट तीनों नहीं डालता, इसीलिए MTS में आपको नहीं मिल रहा था। अभी आप देखो, इस क्वेश्चन में बहुत मुश्किल आएगा। कैसे कि अभी आपका ये सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा आप निकाल नहीं पाओगे, दोनों जोड़ने के बाद, मतलब सारे सेक्शंस को जोड़ने के बाद आप निकाल नहीं पाओगे। तो आपको बस ऐसे करना है कि कुछ ऐसा पार्ट लेना है, जैसे दीज लगा हुआ है तो दीज के बाद तो नाउन प्लूरल जाएगा, तो हमारे पास कम्युनिटीज आ गया। अब अगर कम्युनिटीज आ गया तो हमको P दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो तो एक बार उस पूरे को खत्म कर लीजिएगा पढ़ के, क्योंकि पढ़ने में आपको 10-15 सेकंड लगेगा। अगर वो गलती है तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा देगा वो। आप ध्यान देना, द ट्रूथ अबाउट दिस कम्युनिटीज इज दैट, मैं पी रख लिया, दे डिजर्व टू डाई, वो डिजर्व करते हैं कि वो मर जाए। डिसफंक्शनल कॉमा डाउन स्केल, अब क्या ये 2 एडजेक्टिव यहां लगा है तो आगे में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था जब कॉमा लगा हुआ है तो।
कॉमा लगता है तो हम अभी बातों को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसको एक अलग नजर से देखो कि अगर हमने दीज लिया, दीज के बाद हमको ये डालना था, लेकिन उसके पहले अगर हम ये डाल दें आर को यहां पे और तब पढ़ें, क्योंकि डाई के बाद आगे में कुछ डालना नहीं है, दे डिजर्व टू डाई। द ट्रूथ अबाउट दिस डिसफंक्शनल डाउन स्केल कम्युनिटीज इज दैट दे डिजर्व टू डाई। इन डिसफंक्शनल डाउन स्केल कम्युनिटीज के बारे में सच्चाई यह है कि उनका मरना ही अच्छा है। ये हड़बड़ी में गलत बन सकता है, और इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जहां पे आपको बना भी रहे हो तो आपको अपने मिस्टेक्स का वल्नरेबिलिटी पता चले कि आप मिस्टेक कहां कर सकते हो। दैट इज वाई तुम्हारा आर आएगा, उसके बाद पी आएगा और तब क्यू आएगा। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक, मतलब उसने जो क्वेश्चन पूछा ना वो थोड़ी सी गलती हो गई है। आपके पास आंसर ए और बी दोनों सही था। अब ध्यान दीजिए, नॉक ऑफ का मतलब भी वही होता है जो नॉकआउट का मतलब होता है, किसी को धक्का मार के गिरा देना। नॉक डाउन का ही वॉज नॉक डाउन, वो भी वही मीनिंग जाता है। तो आपका आंसर ए और बी दोनों में से कोई भी एक होता। मैंने जो भी दिया है उसको थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका ए और बी दोनों चला जाएगा। डन। क्योंकि नॉकडाउन बाय ए रैश ड्राइवर, एक लापरवाह ड्राइवर ने उनको धक्का मार के गिरा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन को जब अच्छे लेवल पे ले जाएगा ना तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं वो भी थोड़े अनकॉमन रहेंगे, सिनोनिम एंटोनिम अनकॉमन रहेगा, वो क्लोजेस्ट थोड़ा अनकॉमन रहेगा, कॉमन एरर अनकॉमन हो सकता है। और अनकॉमन क्वेश्चंस को मैं आपसे बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपने कमेंट में जरूर बताओ, आप लोग कमेंट कम करते हो, आई डोंट नो व्हाई, कि इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कंपैरेटिवली अच्छा लगा या नहीं, बताओ जरा, जरूरी। समथिंग वाइडली फियर्ड एज ए पॉसिबल डेंजरस अकरेंस, एक ऐसी चीज जिसके बारे में डर है, उसको बहुत सारे लोग डर मान कि ये एक डेंजरस घटना है, हो सकती है, पॉसिबल, संभावना है कि वो ऐसी घटना हो सकती है। अब उसने वर्ड ऐसा दिया है जिसमें आपको चारों का मतलब चाहिए। आंसर तो ए है, एक्सपेक्टर। एक्सपेक्टर है जो कि जिसके बहुत बुरी चीज जिसके होने की संभावना हो उसको एक्सपेक्टर कहा जाता है। बिगाइल होता है हम किसी को धोखा दे रहे हैं। कैनी, हैविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, किसी के पास अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी हो उसको हम कैनी बोलते हैं। एंड मोनोलिथ, एक ही पत्थर से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, एक ही पत्थर से, और कोई पत्थर नहीं जुड़ा हुआ हो, बड़ा सा ह्यूज पत्थर, उससे बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, उसको मोनोलिथ कहा जाता है। तो अगर मीनिंग आपको क्लियर हो तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उसने जानबूझ के वर्ड लिया है जिसमें मीनिंग आपको दिक्कत लगे। 14 का क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, और यहां देखिए, विच ऑफ द सर्वेंट, यहां पे ऑफ का मतलब का है या एमोंग है। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल, वो नहीं बता पाया कि किस सर्वेंट ने ग्लास को तोड़ा था। यहां पे ऑफ का मतलब एमोंग है, इसीलिए सर्वेंट में इस लगना जरूरी है। विच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कौन। अब ये अगर दिखा है तो क्वाइट ओके, अगर आपने विच के चलते भी बनाया है ना तो ये लकी हैं आप कि विच सर्वेंट्स के लिए नहीं लगेगा। लेकिन आप जानते हो कि अगर विच हम सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल करें तो लोगों के लिए भी विच ही इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर, वन शुड, अभी ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। वन शुड गेट ट्रेन टू प्रिपेयर वंस ओन ब्रेकफास्ट। अब गेट हैबिचुएटेड या यूज्ड हो ही सकता है, लेकिन आप ये ध्यान दो कि अगर हम गेट के साथ, वो जो गेट इज वाज का इक्विवेलेंट होता है,
इज या वाज का प्रेजेंट या पास्ट के हिसाब से इक्विवेलेंट होता है। अगर हम यूज्ड लगाएं या हैबिचुएटेड लगाएं तो इसके साथ टू आता है प्रीपोजिशन, और तब जो वर्ब आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ही इज यूज्ड टू तो आईएनजी, ही गॉट यूज्ड टू तो आईएनजी, या हैबिचुएटेड टू, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है 2 नंबर। अगर यूज्ड के पहले वाज आदि नहीं लगा हो, इज वाज या गेट नहीं लगा हो, तो यूज्ड के बाद टू भी बनाता है। अब अगर इसको आप थ्योरी में देखो तो अगर हम गेट लिखे, हैबिचुएटेड या यूज्ड हमने यहां यूज किया, तो टू के बाद प्रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था, और इसीलिए प्रिपेयर्ड के साथ टू लगता नहीं है, इसीलिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। गेट, वन शुड गेट ट्रेंड टू प्रिपेयर, क्योंकि आगे में टू भी वन है जिसको चेंज नहीं कर सकते, इन दोनों के साथ आईएनजी लगेगा, इसीलिए गड़बड़ नहीं, मतलब हमारा आंसर गलत हुआ होगा। अब वॉइस दिया है, वॉइस तो आसान है, लिटरेचर इज टॉट, तो डी नंबर चला जाएगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीप सीटेड, उसने वर्ड दिया जिसका जड़ बहुत गहरा हो, और डीप सीटेड का वो पूछ रहा है कि ऑपोजिट मीनिंग चाहिए। डीप सीटेड का मतलब जिसका गहरा नहीं हो, बहुत दिनों से नहीं चला रहा हो, तो टेम्पररी चला जाएगा। और वर्ड के भी हिसाब से क्रॉनिक और इनब्रेड का मतलब इसका सिनोनिम होता है। इनब्रेड और क्रॉनिक का मतलब सिनोनिम, डीप सीटेड गहरा बैठा हुआ, और सबकॉन्शियस मतलब वो दिमाग में गहरे गहरे से बैठा हुआ है। सो इन अ वे तीनों वही मीनिंग था। अभी आप देखो जीरो टॉलरेंस। अब जीरो टॉलरेंस हम लोग का चूंकि पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये हो गया होगा, लेकिन अगर ना तो जीरो का मीनिंग है ना टॉलरेंस का मीनिंग है, तो अभी आप ध्यान रखो, नो, हम टॉलरेट एकदम जीरो करेंगे, अगर ये लिखा हुआ है हम टॉलरेट नहीं करेंगे, तो तुम्हारा बी नंबर, नन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, क्योंकि ये उसके हिसाब से अगर आप सोचोगे जीरो टॉलरेंस का, तो ये मीनिंग आ जाएगा आपका। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, डोंट बी एंग्शियस अबाउट, तो अबाउट के बाद तो एनीथिंग ही लगेगा ना, और तो कोई लगेगा नहीं, तो आर नंबर तुम्हारा यहां आया, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग, तो ये तो एकदम बोनस क्वेश्चन हो गया। तो ये तो भले ही थोड़ा भारी हो आगे पढ़ने पे मीनिंग निकालने में, बट ये एकदम एंग्शियस को देखने, अबाउट को देखने के बाद एकदम सीधा सा आंसर निकल रहा है, और वो ऑप्शन से निकल जाएगा। हाँ, यहां देखिए इस इडियम को, ये एक्चुअली प्रोवर्ब है, कहावत है, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, मतलब अगर वेराइटी हो तो वो जिंदगी का स्पाइस है, जिंदगी को मसालेदार बनाता है, ये मीनिंग है। अब उसको देख लो, वेराइटी, न्यू एक्सपीरियंस नहीं। आप जरा ध्यान दीजिए कि वो न्यू एक्सपीरियंस डाल रहा है, यहां लिखा है एक्सपेरिमेंटेशन में भी रिस्की, वो स्पाइस बोला है, मसालेदार। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, ये कोई थ्योरी नहीं है, देयर इज नो लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट, आ सकता है। अब ए और डी में सुनना है, न्यू एक्सपीरियंसेस मतलब नए नए तरह के अगर अनुभव बोले तो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग मीन्स स्पाइस, तो तुम्हारे को ए और डी में से एक चुनना था, और आंसर इज ए। न्यू एक्सपीरियंस मीन्स वेराइटी, जो हमारे पास अनुभव है उससे अलग एकदम। अभी आप क्लोसेस को देखो, क्लोसेस भी ऑप्शन वाइज कंफ्यूजिंग थे, ऑप्शन वाइज क्लोसेस कंफ्यूजिंग था, और ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। पॉट होल्स, वो जो रोड पे गड्ढा होता है, एंड डैश प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स। अब अगर ऑप्शन में देखो तो आपको यह भी आ सकता है कि रैंडमली जाएगा, कैजुअली जाएगा, हैफेजार्डली जाएगा। ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेज ऑन सिटी स्ट्रीट्स हैव बिकम अ हेल्थ डैश, वो स्वास्थ्य के लिए ये बन गया है। कैसे प्लेस्ड? रैंडमली का मतलब होता है
कि हमने किसी चीज को चुन लिया बिना किसी प्लानिंग है या किसी सिस्टम के। आपके पास हैफेजार्ड का मतलब होता है अस्त व्यस्त तरीके से, इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड वे। क्योंकि कैजुअली हम बिहेवियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैजुअली प्लेस्ड नहीं। हम जब सीरियस नहीं हो, कैजुअल हो, और यहां पे रैंडमली मतलब सिलेक्टिंग समथिंग विदाउट एनी प्लानिंग और सिस्टम, लेकिन हैफेजार्डली अस्त व्यस्त तरीके से। सो वो एक हेल्थ, अब हेल्थ के साथ खतरा बन गया है, तो आप ध्यान दो, रिस्क भी है, डेंजर भी है, थ्रेट भी है, हजार्ड भी है, और चारों का मतलब खतरा होता है। अब वो आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, जब सिनोनिम दे दे ऑप्शन में फिलर के, तो आपसे पूछ रहा है कि हेल्थ के साथ कौन सा वर्ड फिट बैठता है, और हेल्थ के साथ हजार्ड वर्ड ही लगता है। हेल्थ हजार्ड मतलब हेल्थ के लिए खतरा। हम ये नहीं बोलेंगे कि हेल्थ के साथ रिस्क क्यों नहीं आता, वो कोलोकेशन है, ये दोनों वर्ड हमेशा साथ में यूज होता है, हेल्थ हजार्ड। नहीं तो अगर मीनिंग देखो तो चारों वर्ड का मीनिंग जा रहा है। फॉर टू व्हीलर राइडर्स, फ्रॉम कट्स एंड ब्रूजेस, चोट लगती है, कट फट जाते हैं, उन्स एंड अ विजिट टू द इमरजेंसी रूम, टू छोटे छोटे घावों के अलावे सीरियस एंड डैश बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, पीठ में या फिर नेक में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। अभी वो कैसा, तो आप जरा देख लो कि क्रॉनिक ही होगा, या तो चोट अभी मतलब छोटा मोटा लग जाए, एक आध दिन में ठीक हो जाए, या लगातार वैसा हो रहा है तो वो बहुत दिनों से चला रहा है, वही क्रॉनिक, लंबे समय से चला रहा है। पेनफुल वर्ड मीनिंग है, लेकिन वहां पे जब क्रॉनिक है तो सीरियस के साथ पेनफुल नहीं, क्योंकि पेनफुल तो ये भी होता है। सीरियस एंड क्रॉनिक, बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अब यहां देखो, कॉम्प्लिकेशन का मतलब रोग है, और इसी के चलते ऑप्शन नंबर 25 का आंसर बी जाएगा, क्योंकि वहां भी रोग के लिए उसने कॉम्प्लिकेशन ही डाला है। इसीलिए ध्यान से पढ़ा कीजिए क्लोसेस। पॉटहोल्स हैव बिकम एन डैश फॉर दोज ऑन द रोड, खतरा के सेंस में। अब हेल्थ रिस्क, डेंजरस सिचुएशन, इपिडेमिक तुम्हारा कट जाएगा। अब आप सोचो कि इट हैज बिकम एन, अब बस ये ध्यान रखना है कि यहां लगा हुआ है एन, और अगर आपको दिखाई पड़ा हो तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, जबकि ए एकदम सही है, हेल्थ रिस्क। हेल्थ हजार्ड जो हम डाले थे वहां उसने हेल्थ रिस्क डाल दिया है। एन के चलते ओनली सी विल बी देयर, इमिनेंट थ्रेट, खतरा हो गया है। देखिए वो जो थ्रेट वहां ऑप्शन डाला था, यहां पे उसने भी ऑप्शन फिर से डाल दिया उसने। एंड 25 का आंसर वो चूंकि रोग के लिए है, रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इन द मॉनसून। तो आप ये ध्यान रखो कि इस क्लोसेस में आपने कितना बनाया, उसके हिसाब से अगर सही बना है, कितना बना है आपका, उसके हिसाब से आप अपने क्लोसेस के प्रिपेरेडनेस को आप देखो। ये बताना कि इस लेवल के क्वेश्चंस या फिर और अप लेवल किया जाए, क्योंकि देखो सीजीएल के अगर मैं मेंस की बात करूं तो वहां थोड़ा सा टफ और आएगा, अगर मान लिया जाए। इससे टफ आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, क्वेश्चन कैसा सेट करता है वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बट हम लोगों को हर पॉसिबिलिटी के तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आसान आएगा ना तो वो सीरियस पढ़ने वाले लड़कों के लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि बहुत लोग सही बनाएंगे। आप अपने कमेंट्स इस क्वेश्चन के लेवल के अनुसार कमेंट्स में जरूर बताओ, क्योंकि देखो मैं बिना आपके इनविटेशन के चैनल पे मैं अपने चैनल पे आ रहा हूं। अब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब आपको दिया जा रहा है, आप बना ले रहे हो, बट अगर ये टू वे प्रोसेस हो जाए, थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपका भी और बाकी का एफर्ट मेरा, तो ये शायद ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा, मुझे भी इंथुजियाज्म रहेगा। मिलते हैं, आप जैसा बताओगे उसके हिसाब से मैं अगले वाले मॉडल सेट को सेट करूंगा, और हम लोग नेक्स्ट मंडे से हम लोग अपने सीजीएल के प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं, मतलब वैसे सेट को बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप कि आपको आप इंजॉय करोगे उसको। सी यू देन, थैंक यू।